हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का बीएनएम केमिस्ट्री में। तो बेसिकली बच्चों थोड़ा सा ये होता है कि मतलब क्या होता है, वीडियो जो है थोड़ा वो लेट हो जाता है। लेट होने का मतलब जैसे रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है कि मतलब डेली रोज एक एक वीडियो आता है और आप लोग देखते रहें और आप लोगों को मिलता रहे। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि लाइट बहुत ज़्यादा ही कट रहा है, और दूसरा रीज़न ये है कि लाइट तो कट रहा है, दूसरा रीज़न है कि थोड़ा समय भी नहीं मिल पाता, क्योंकि इस वीडियो के अलावा भी और भी काम देखना पड़ता है। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ मिल नहीं पाता। लेकिन आप विश्वास बनाए रखिए, मैं जिस टॉपिक को उठा रहा हूँ उसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। तो अगर हम लोगों ने एल्कोहल फिनॉल ईथर पे हाथ लगाया है तो ये कंफर्म है कि एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन बायोमोलिक्यूल, ये मैंने पूरा का पूरा ऑल टू ऑल कंप्लीट यूट्यूब पर एनसीईआरटी को अपने पढ़ाया हुआ है। मैंने पढ़ाया, खुद पढ़ाया है, अभी पिछली बार का है, जिसमें से एल्कोहल फिनॉल ईथर भी था, लेकिन वो जेई नीट लेवल का था और बेसिकली 12th लेवल का नहीं था। तो इसलिए मैंने 12th लेवल का एल्कोहल फिनॉल स्टार्ट कर दिया। और हेलो एल्केन और हेलो एरीन मैंने क्या किया था कि जेई नीट लेवल का मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैंने वन शॉट एनसीईआरटी पूरा कवर किया है। किसमें? वन शॉट वीडियो में। तो इसी तरीके से आप विश्वास बनाए रखिए, हम लोग एक एक करके डील करते रहेंगे एक एक टॉपिक के साथ में, चाहे वो अपना इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो या फिर अपना फिजिकल केमिस्ट्री हो। तो चलिए अब हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। सीपी ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। ये स्ट्रक्चर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में भी बताया था एल्कोहल के, लेकिन ये स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वहां से मिस हो गया था। तो आज स्किप ना हो इसलिए मैंने इसको समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं। बेसिकली बच्चों ये एल्कोहल का स्ट्रक्चर है। सर ये कौन से एल्कोहल का स्ट्रक्चर है? तो ये जिस एल्कोहल का स्ट्रक्चर है उस एल्कोहल का नाम है मीथेनॉल। अब बेसिकली ये मीथेनॉल है, तो इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। मतलब एल्कोहल में, मीथेनॉल में एक तो ऑक्सीजन एक तो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दो तरीके का बॉन्डिंग हमको दिख रहा है। दो तरीके का बॉन्डिंग ये दिख रहा है कि इसमें कुछ इस तरीके से, सबसे पहले एक बॉन्ड तो हमको यहाँ दिख रहा है कि जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है। तो एल्कोहल में दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। ये दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर यानी OH बाहर निकलेगा। कैसे वाटर बाहर निकलेगा? ये ऑक्सीजन किसी H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो वाटर अपना बाहर निकलता है। तो ये यहाँ पे दो कंडीशन होता है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड सर पहले टूटेगा, हमको ये बताओ। तो देखो अगर हमारे पास बॉन्ड लंबा है, बॉन्ड अगर लंबा है तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आसानी से तोड़ेंगे टूट जाएगा। अब जैसे ये है, अब इसको हम तोड़ना चाहें तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अब मैं बोलूं कि अब लो इसको इस पे लगाते हैं ऐसे, अब बोलूं मैं इसको अब इस तोड़ो, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि अब यहाँ पे दो बॉन्ड बन चुका है। तो बॉन्ड जैसे जैसे मल्टीपल होगा वो छोटा होने लगेगा और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर बॉन्ड लंबा होगा, मल्टीपल नहीं होगा तो लंबा होगा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए होता है। तो अब जरा बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर है। तो मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो इसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन वाला आसानी से टूटेगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर है, 96 पिकोमीटर है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। इतना क्लियर होगा। अब इसमें अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर कहीं ना कहीं इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, तो ये नीचे दब जाता है। तो बॉन्ड एंगल वैसे तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन उतना ना होकर के 108.9 डिग्री का होता है। तो इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि ये लोन पेयर इसको कंप्रेस करते हैं बॉन्ड पेयर को, तो इसलिए नीचे दब जाता है। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी अब आगे डिस्कस करते हैं।
चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अब अपने प्रॉपर्टी को। एक एक प्रॉपर्टी में सिखा दूंगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, शुरू तक बने रहिए, शुरू से लेकर के अंत तक, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या करते हैं सर, अगर हम एसिड लेते हैं, एसिड में अगर हम लोग मेटल ऐड करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो एल्कोहल अपना एसिड नहीं होता है, लेकिन एसिडिक एसिड के जैसा होता है। तो अगर हम एल्कोहल लेंगे, उसमें सोडियम मेटल वगैरह डालेंगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो अगर हमारे पास एल्कोहल है, अब जरा ध्यान से समझना, ये देखो हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। पहला रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विथ एनी मेटल। एनी मेटल का मतलब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे, किसका देखेंगे, एल्कोहल का। तो ये हमारे पास एल्कोहल है, कितना मोल एल्कोहल है सर, 2 मोल है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, सोडियम मेटल लेने वाले हैं। क्या लेंगे, सोडियम मेटल, 2 मोल एल्कोहल, 2 मोल सोडियम मेटल लेंगे। तो क्या होगा सर, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो पहले अब क्या करेंगे, जब भी मेटल का रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल के साथ में, तो जो हमारा बॉन्ड टूटेगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का नहीं टूटेगा। तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन, 2 मोल है, तो यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा 2 बार है, तो RO और Na यहाँ लगा देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड इसको कहते हैं बेटा। तो जब भी एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे सोडियम धातु के साथ में, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। लिखने का तरीका क्या होगा, जब एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ये जो एरो मैंने बनाया है ना, तो इस एरो का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस है ऊपर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। इतना क्लियर होगा। अब देखो रिएक्शन को याद करने का ट्रिक अपना ये है बेटा, कि अगर हम इसको ट्रिक के थ्रू याद करें तो सबसे पहले तुम ऐसे ले लो एल्कोहल, ठीक है, सोडियम मेटल लो, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो, तो R और O को साथ में ले लो, Na लगा दो, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर इसका लिखने का मतलब है कि एक ही मोल है। अब सिंगल H का एटम नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि सिंगल H का एटम जो होगा वो एटम हो जाएगा, और एटम ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, आप जानते हैं, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, लेकिन इसको जब यहाँ पे कट कर देंगे 2 से 2 तो एक ही होगा इसका मतलब, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया, यहाँ पे मैंने 2 मोल ले लिया है H2 लिखने के लिए बस, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला रिएक्शन यही था, एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ जब कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब देखो अगर हम एल्कोहल लें और इसका रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराएं, तो हम कौन सा एल्कोहल लेने वाले, जरा समझना, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। देखो टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, पहले मैं नाम लिखूंगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। सबसे पहले टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल लेंगे, बैलेंस करने के लिए अपना हम लोग जो भी करना है कर लेंगे। अब देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एल्यूमिनियम मेटल लेंगे। देखो सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन कराया गया, अब एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। एक बार मैं देख लूं पिक्चर क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, एकदम अच्छे से दिख रहा है, बस आपको समझना है। अब ये टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल है, मतलब ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो आपको पता है कि सामने धातु है, मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है। तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, तो मैं H2 गैस बाहर निकाल रहा हूं। अब देखो बात ध्यान से समझो, सोडियम हमारा ऐसा मेटल था जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता था। लेकिन अपना जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब 3 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो तुम सपोज करो कि अगर हम एल्यूमिनियम के ऊपर 3 का प्लस चार्ज लगा रहे हैं, तो अब हमको यहाँ से नेगेटिव वाला एल्कोहल तो एक ही बार मिल रहा है, तो हमको तो बैलेंस करना है ना बेटा। जब 3 प्लस वाला है तो 3 माइनस वाला भी होना चाहिए। यहाँ पर एक ही एटम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, जबकि यहाँ पर ये माइनस वाला एक बार मिल रहा है। तो अगर हम बैलेंस करने के लिए कुछ लिखें, तो यानी Al के साथ में ये पूरा ग्रुप कितने बार लगा होना चाहिए, Al के साथ में ये पूरा ग्रुप 3 बार लगा होना चाहिए। तो अगर हम बैलेंस करने के लिए 6 बार लिखे थे यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिख दें, इसको ये जो हमारा है, तो इसको मैं कैसे लिखने वाला जरा ध्यान से सुनना। देखो 2, इसको CH3
सी CH3 और यहाँ पे O, और इसका क्या करेंगे यहाँ पे थ्राइस लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? थ्राइस लगा देंगे और यहाँ पर एयर लिख देंगे। तो इसके लिखने का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझ लेना। इसको लिखने का मतलब है कि यहाँ पे देखो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो 6 बार हो जाएगा, और एल्यूमिनियम अपना यहाँ पे कितने बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। तो ये अब बैलेंस पूरी तरीके से दिख रहा है, मतलब एक एल्यूमिनियम के साथ में ये वाला ग्रुप कितने बार है, 3 बार है। ये हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन कितने बार निकलेगा, 6 बार। तो 2 लिखे और 3 लगा दो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो ये था हमारा एल्कोहल का मेटल यानी धातु के साथ रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलो बेटा, तो मैं मान के चलता हूं तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। थोड़ा रिएक्शन भले एक दिन में भले ही 3 ही 4 2 रिएक्शन पढ़े, लेकिन बेटा जो पढ़े उसको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आराम से चलेंगे और मैं सिखा दूंगा। मैंने जिम्मेदारी उठाया है तुम लोगों का, तो वो पूरा करता हूं। बीच में छोड़ने वाला काम नहीं। आप बस पढ़ते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि आपको पैसा देना है, पैसा चाहिए भी नहीं हमको, बस खाली आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। मेरा तो टारगेट ही है फ्री में पढ़ाना लोगों को। अब देखते हैं अपना टारगेट कब पूरा होता है फ्री में पढ़ाने वाला। जब ढेर सारे लोग जुड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब लगेगा कि हाँ अपना जो भी हम लोग अपना जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद कंप्लीट हो, धीरे धीरे अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग मेटल के साथ में आ गए हैं। अब हम लोग जरा समझेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब एस्टरीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो जिस अभिक्रिया में एस्टर का फॉर्मेशन होगा उसे एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, एस्टर का जो फॉर्मूला होता है, एस्टर का जो सूत्र होता है, ये होता है RCOO, R डैश लगा दो। अच्छा देखो, एक बात है कि अगर तुम डैश नहीं लगाओगे तो दोनों R सेम रहेगा, अगर डैश लगा दोगे तो दोनों R अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, एस्टरीकरण अभिक्रिया में नॉर्मली वैसे होता क्या है कि हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो एस्टर बनता है। तो इसी अभिक्रिया यानी रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कुछ और भी यूज करेंगे जिसके थ्रू हमारा एस्टर बनेगा, तो वो भी हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया ही होगा। ऐसा नहीं है कि केवल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कराएंगे तभी एस्टर का हो बनेगा, नहीं, जब जब एस्टर बनेगा वो रिएक्शन एस्टरीफिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल लेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। ये देखो, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, एल्कोहल है। अब देखो जरा बात को ध्यान से समझो। तो चलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एल्कोहल हो गया। सबसे पहले मैं एल्कोहल को लिख देता हूं, क्योंकि भाई अब पहले लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी है तो यही सही रहेगा। ये एल्कोहल हो गया। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो तुम सोच रहे हो कि H+ देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि एल्कोहल का H होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता है, जब भी हम लोग एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म के थ्रू बात समझ में आएगा। एक आदमी मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अपने पहले एनसीईआरटी को कवर कर लें। पहले एनसीईआरटी को कवर करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बाहर निकलेगा, पानी। अब जैसे ही पानी बाहर निकल गया, यहाँ पे डैश भी लगा सकते हो, R के ऊपर डैश लगा दो तो डिफरेंट रहेगा। अब जैसे ही देखो पानी बाहर निकल गया, क्या बचा, R बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, डैश लगा दो, डबल बॉन्ड O, फिर इधर क्या बचा, OR बचा, यहाँ पे लगा दो वो OR, और ये जो तुम्हारा बन गया इसी को बोलते हैं एस्टर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसी को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
तो देखो पहला हम लोग एस्टर बनाना सीख चुके हैं। ये है एल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मिलके एस्टर बना दिया, साथ में बाई प्रोडक्ट अपना वाटर बन गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं रखेंगे। अगर बाई द वे बाई प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, गलती से छूट जाता है, तो कोई भी चिंता वाली विषय नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से पढ़ो, सब सही होगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, फिर से अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे, फिर से अल्कोहल लेंगे और इस बार एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। एसिड एनहाइड्राइड जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो अब देखो क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझना, जो एसिड एनहाइड्राइड है कैसे रिएक्शन होगा। देखो ये इधर वाला साइड में सारा एल्कोहल होगा, तो ये भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल, और ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या था, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। देखो एसिड एनहाइड्राइड था, तो अब यहां पे क्या हुआ, अब तुमको क्या करना है, जरा ध्यान से समझोगे तो तुमको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो क्या होगा, अब यहां से तुम एस्टर बनाओ, और एस्टर कैसे बनाओगे जरा समझ। देखो सबसे पहले यहां से क्या करो, यहां से बाहर निकालो किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को, दोनों डंगा डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहां से आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से ओ और यहां से एच, देखो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना यहां से क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, अब यहां से क्या बना, ओ आर, देखो एस्टर बन गया, ठीक है। तो यहां पर भी देखो एस्टर बन रहा है, तो ये भी हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया है। इसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें एल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड है, और इसमें क्या बनेगा, अपना एस्टर बनेगा, ठीक है। एक और दिखाता हूं, तीसरा एल्कोहल ले लो और यहां पर एसिड क्लोराइड ले लो। मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना, एल्कोहल लेंगे, एसिड क्लोराइड लेंगे। सबसे पहले एल्कोहल ले लिए, अब एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल होता है, डैश लगा दो। तो यहां से एच और यहां से सी एल बाहर निकाल दो। ये रिएक्शन यहाँ पे बेसिक मीडियम में कराते हैं, तो यहाँ पे पिरिडीन लेते हैं। पिरिडीन क्या होता है बेटा, एक बेस होता है, क्षार होता है। तो देखो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एच और सी एल बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही एच और सी एल बाहर निकलेगा, आर, फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये तुम्हारा बन गया एस्टर। तो देखो अब एस्टर कब कब बन रहा है, एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तब भी एस्टर बनेगा, एल्कोहल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तब भी एस्टर बनेगा, एल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराएंगे तब भी एस्टर बनेगा। इसका मैं नाम लिख देता हूं, एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे दोनों तीनों ही रिएक्शन में एस्टर बन रहा है, तो तुम तीनों रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोल सकते हो। अपने एग्जाम में अगर बोर्ड में आएगा कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखना, उसके बाद यहाँ पर तीनों में से कोई एक रिएक्शन लिखना। अब मान लो इन तीनों में से तुम पहला वाला रिएक्शन लिखना चाहते हो, इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में कराने पर एस्टर का निर्माण होता है, जिसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर एल्कोहल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ एसिडिक मीडियम में कराने पर एस्टर का निर्माण होता है, ये भी एस्टरीफिकेशन है। या फिर एल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एस्टर का निर्माण होता है, जिसे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी बेटा अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से पानी निकालेंगे और पानी निकालने के बाद अपना प्रोडक्ट समझेंगे क्या बनेगा। तो एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो अपने एनसीईआरटी से मैं उठाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा अदर भी जो सोर्स है बुक हैं जो अच्छे हैं वहां से भी मैं उठाऊंगा, क्योंकि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे अपने बोर्ड लेवल पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस रिएजेंट के प्रेजेंट में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, कैसे होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बदलने पर ही प्रोडक्ट भी बदल जाता है, तो वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। मैं यहाँ पर फिलहाल में तुमको इतना ही यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम इसका नोट्स बनाओ और समझो। पहले इतना 4-5 रिएक्शन पहले अपने से बनाओ, कॉपी पे समझो, और इससे बाहर कभी जिंदगी में अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा तो तुम सब्सक्राइब मत करना, चैनल छोड़ के चले जाना, गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।